जी, मैं जरा त्रिभुवन जी आपसे एक छोटी सी चीज और समझ लूं मैं, क्योंकि दो चार राउंड में इस बात को करेंगे। इस समय जो इमीडिएट हमारी समस्या, जो जिस समय जैसा लग रहा है, हमें G7 से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा बड़ी समस्या यह है कि हमारी इज्जत कैसे बचेगी। सही बात ये हो गई है, ये विमर्श है। क्योंकि जैसा कनाडा के प्रधानमंत्री साहब ने कहा, उनका कहना यह है कि भाई, जो उन्होंने पब्लिकली कहा, उनसे जब पूछा गया कि आपने पहले, उन्होंने कहा नहीं, ये केवल मेरा निर्णय नहीं है, बाकी लोग भी हैं और सबके निर्णय ये था कि भारत को बुलाया जाना चाहिए। तो इसका मतलब भारत को बुलाया गया है किसी के प्रॉम्प्ट पे। लोगों का मानना यह है कि ये प्रॉम्प्ट करने वाले और ये बुलाने वालों में सबसे ज्यादा जो इसमें जिनकी चाहत थी वो ट्रंप साहब थे। क्योंकि ट्रंप साहब बुला के उनको बहुत सी चीजें प्रूव करनी है। उनको सीज फायर, कोई लोग कह रहे हैं ना नोबेल प्राइज, इसके लिए नहीं है। उनका सीज फायर इसलिए है, अपने देश में वो ये बताना चाहते हैं कि साहब मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, नहीं तो कौन सा युद्ध होने जा रहा था और आधी दुनिया नष्ट हो जाती, और मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवाई, इस तरह की बातें करके। इसलिए अमेरिका में अगर अगर ट्रेड टैरिफ की वजह से कोई कष्ट भी होता है, तो वो उसको उसका गेम प्लान पहले से कर रहे हैं। तो मैं इसलिए इस बात को जरा आपसे समझना चाह रहा हूं कि भारत का इस बार का जो G7 की वो है, जैसे पिछली बार तो इटली की मेलोनी जी आई थी तो उसी में सब लोग मगन हो गए थे, लेकिन इस बार मेलोनी जी सेकेंडरी रहेंगे। ट्रंप किस तरह से व्यवहार करता है और हम कैसे अपनी इज्जत बचा के वहां से आते हैं, क्या यही सबसे बड़ी बात रहेगी? क्योंकि हमें वहां से कुछ मिलने वाला तो है नहीं G7 से। त्रिभुवन साहब, आप कैसे देख रहे हैं? ये आनंदवर्धन जी, कई तरह के इशू एक साथ हमारे सामने हैं और उसमें ट्रंप वर्सेस मोदी, ट्रंप वर्सेस इलॉन मस्क और ब्रिक्स का इशू, G7 का इशू और कनाडा का इशू। लेकिन एक चीज बड़ी साफ है कि पहले कनाडा ने भारत को बहुत अपमानित करने की कोशिश की, बहुत कटघरे में खड़ा किया आतंकवाद के नाम पर, खालिस्तान के नाम पर। और उन्होंने उस मुद्दे को उठाया जो हमारी पिछली मीटिंग में संदीप जी ने भी एक उसको थोड़ा सा टच किया था मुद्दे को, कि किस तरह से इन जो प्रमुख 5 देश हैं उनके बीच में उनकी गुप्तचर सूचनाएं शेयर होती हैं और उसके बाद ये लोग अपनी यूनिटी बना के रखते हैं और फिर दूसरे देशों को परेशान करते हैं। लेकिन जहां तक ये पूरा मुद्दा है वो मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से भारत की अमेरिका की विदेश नीति और आर्थिक नीतियों में एक बड़ा उलटफेर किया है। और वो उलटफेर सिर्फ भारत को परेशान करने वाला नहीं है, वो पूरी दुनिया को संकट में डालने वाला है। वो न केवल डॉलर की जो वैश्विक सर्वोच्चता है उसको चुनौती देने वाला है, बल्कि ट्रंप ने जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी जो स्थिरता के मूल्य हैं उनको भी कमजोर कर दिया है। दुनिया हमेशा आगे बढ़ती है, कभी भी पीछे नहीं जाती, लेकिन ट्रंप ने भारत जैसे उभरते हुए देशों के साथ इन मतलब जो गंभीर बदलाव हैं उनको बहुत ही चिंताजनक चुनौतियों में बदल दिया है। अगर हम इसे ठीक से समझना चाहें तो एक तो आप देखिए कि डॉलर की जो एक तरफा नीति है और जो प्रतिबंध हैं उनको हथियार की तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं और धमकी देकर के कर रहे हैं। फिर थोड़ी सी देर में हम देखते हैं कि उनका वो व्यवहार जो है एक बहुत स्वस्थ व्यवहार नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति सख्त हो, किसी देश की जरूरतें हों, लेकिन एकदम आप सख्त होना कि चीन को बिल्कुल एकदम साइडलाइन लगा देंगे, उसके ऊपर 700% प्रतिबंध लगा देंगे, फिर अचानक आप इतना पीछे हो जाते हैं कि उससे एकदम समझौता कर लेते हैं और एक मित्रता का व्यवहार करते हैं। आप यूक्रेन के साथ उसको वो ये सिर्फ कोई हमारी संस्कृति नहीं है अतिथि को देवता मानने की या विशिष्ट मानने की, ये अमेरिका सहित सभी देशों के अंदर जो सभ्य और सुसंस्कृत देश हैं उनमें माना जाता है। तो आप एक अपने घर में आए मेहमान को अपमानित करते हैं, दो लोग सामने उसको इस तरह से ग्रिल करते हैं जैसे कोई दो बहुत ही उद्धत लोग किसी से दुर्व्यवहार करें। फिर ये जब चिंताएं हम इस तरह को देखते हैं तो जो
दुनिया का जो ग्लोबल सिस्टम है, डब्ल्यूटीओ बनाने में बड़ी अहम भूमिका जो गेट वार्ताएं रही थी, जो डंकल प्रपोजल्स आए थे, उसमें अमेरिका की बड़ी अहम भूमिका रही और पूरी दुनिया ने गेट वार्ताएं करके और बड़ी मुश्किल से डब्ल्यूटीओ बनाया था। अब अकेला देश उन जो वैश्विक मूल्य हैं उनको एक किनारे कर रहा है। फिर जैसे स्विफ्ट सिस्टम जो है उसमें कटौतियों का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका ने कई देशों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकालने की धमकी दी है। भारत जैसे देश जो तेल और रक्षा के आयात में डॉलर पर निर्भर है, उनके लिए एक गहरी रणनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाली बात है। बहुपक्षीय संस्थाएं जो हैं वो उनकी अनदेखी करती है। सिर्फ डब्ल्यूटीओ नहीं, यूनाइटेड नेशंस और जो डब्ल्यूएचओ है, उन संस्थाओं की एक बड़ी लंबी और दशकों पुरानी साख है। वो संस्थाएं ऐसे ही नहीं बनी थी। वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इतना हिंसाचार हुआ, इतना मानव सभ्यता एक पूरा विश्व संकट में फंसा, उसको लेकर के जो संस्थाएं उस मानवीय सरोकारों के जरिए और एक विश्व समाज जो है उसके माध्यम से जो अनुभव थे, उन अनुभवों के आधार पे बनी, तो वो उसको भी संकट में डालने लगे हुए हैं। भारत जो इन संस्थाओं में सुधार करने के साथ सहभागी बनना चाहता था, वह अमेरिका के पीछे हटने से बिल्कुल अलग थलग पड़ता जा रहा है। हाल ही इजराइल और जो हमास का मामला हुआ, और उसमें आप देखिए कि जिस समय इतने लाखों फिलिस्तीनी लोग एक दिन की रोटी के लिए तरस रहे थे, बच्चों को दवाई नहीं मिल रही हैं, अस्पतालों में हमले हो रहे हैं, और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो संस्थाएं हैं, उसके जो काम करने वाले लोग हैं, वो चीख चीख के कह रहे थे कि हमें किसी तरह से मदद दीजिए, और ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, मैं आपको एक नया पैसा नहीं दूंगा, हम आपको मदद नहीं देंगे। तो ये कैसा एक अमानवीय दृष्टिकोण पैदा हुआ है हमारे सामने। और इसको लेकर के अमेरिका की छवि बाकायदा, ये कोई अमेरिका एक अलग देश है और ट्रंप उसके नेता है। तो हम ये देख सकते हैं कि हम इसको अमेरिका की बात नहीं कह सकते, ये एक नेता का उद्धतपन है, क्योंकि उन्होंने अपने एक जो खास दोस्त जिसने चुनाव जितवाया है, वो उसी को धमकाए चले जा रहे हैं, या उसी के साथ उन्होंने दगाबाजी की, और अब वो दोनों अलग अलग हो गए हैं। फिर वैश्वीकरण से जो दूरी बनाना और जो आपूर्ति श्रृंखला है, वो बहुत बड़े गहरे संकट में डालने वाली बात है। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं जितनी भी है उनको तोड़ दिया है। भारत जैसे जो उत्पादन पर आधारित जो देश हैं, उनके निवेश और निर्यात खतरे में पड़ गए हैं, उनका आयात महंगा हो गया है। फिर एचआईवी वीजा और जो कुशल श्रमिकों के लिए बाधा पैदा कर दी है। आप ये देखिए कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो मामला था, आप किस तरह से उसके साथ वहां हार्वर्ड में व्यवहार कर रहे हैं, और दुनिया भर से लोग सीखते हैं। एक ऐसी सभ्यता, मतलब असभ्यतम देशों में और असभ्यतम शासक जब रहे हैं, तब भी न्यूनतम मूल्य रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, सीखिए। आप दूसरे लोगों के देशों को बुलाते हैं, उनसे सीखते हैं। यहाँ तक कि भारत पर भी जो प्रारंभिक हमले हुए थे, उसके दौरान, उन हमलों के दौरान भारत से भी लोग सिर्फ हमला करके लूट, वो ज्ञान की निधि भी लोग लेकर के गए। यहाँ से लोग जो बौद्धिक लोग थे उनको भी लेके गए, उनसे सीखा, और उसी से आज दुनिया का विज्ञान और दुनिया में जो उन्नति हुई है। या बाहर जो लोग थे, भारत के जो ऋषि परंपरा के जो लोग थे, उन्होंने बाहर जाकर के बाहर से बहुत सीखा है। तो ये जो नया ट्रेड वार का सिस्टम ट्रंप ने खड़ा कर दिया है, उसने पूरी दुनिया के लिए नए संकट बुने हैं। जो साझेदारी की विश्वसनीयता है, वो संकट में पड़ गई है। ट्रंप ने कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से खुद को अलग कर लिया है, जैसे पेरिस समझौता है। भारत को अमेरिका के साथ दीर्घकालिक रणनीति पर जो सुधार की उम्मीदें थी, उसमें भारत की सरकार किस तरह काम करेगी, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि चीन जैसा देश तो अमेरिका से निपट सकता है, लेकिन वैसा सख्त निर्णय हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने अभी तक नहीं लिया है। वो बिल्कुल दूसरी तरह से व्यवहार कर रहा है। ईरान का संकट और जो तेल आपूर्ति का असर है, ट्रंप की नीति से भारत की ईरान से जो सस्ती
तेल खरीदने की जो नीति थी उस पे संकट आ गया है और तेल की खरीद संकट में पड़ गई है। तो जब वो संकट में पड़ा है तो भारत और ईरान के रिश्ते भी खराब होते हैं और एक तरह से हम वैश्विक तौर पे अपने दोस्तों को खो रहे हैं। जो डॉलर का वैकल्पिक ब्लॉक बनाने के जो निर्माण की जो तरीका था या जो नीति थी भारत की, उसमें भी एक संकट पैदा हुआ है। और आप देखिए कि ये संकट कहीं ट्रंप ने जो ट्रंप की नीति है उसने चीन और रूस को युआन रूबल जैसे विकल्पों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वह बाकी देशों को प्रेरित कर रहा है जिसके अंदर आप जो ब्रिक्स की चर्चा कर रहे हैं। ब्रिक्स से उसकी सबसे बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर है कि डॉलर की जो वैश्विक सर्वोच्चता है वो उसको बनाए रखना चाहते हैं और ब्रिक्स देश जो है वो डॉलर में व्यापार कम करके स्थानीय मुद्राओं में जो लोन और जो दूसरी जो साझा करेंसी है वो अपनी उस पर जाना चाह रहे हैं। तो अमेरिका एक तरह से विकासशील देशों के का जो एक नया केंद्रीय नेतृत्व उनके बीच में जो उभर रहा है, उनमें एक जो साझा बात उभर रही है वो उनको परेशान करती है। तो ब्रिक्स अब अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के देशों के साथ G7 का जो विकल्प बनने की कोशिश कर रहा था, अमेरिका के लिए वो भी एक चिंता का विषय बन गया है। तो ब्रिक्स ने एक जो नया काम किया वो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाम वर्ल्ड बैंक या IMF है जो उसमें भी सेंध लगाई है। तो ब्रिक्स सदस्यों के बीच में जो दोस्ती बन रही है वो उसमें लग रहा है उनको कि ये अमेरिका के लिए घातक होगा। तो भारत को जो डॉलर आधारित जो दबाव हैं वो लगातार सहने पड़ रहे हैं और उसके वजह से अब एक और है कि अमेरिका ये भी कोशिश कर रहा है कि भारत जो है वो मीडिया और हमारे जो नैरेटिव है उनको कंट्रोल करे। आप ये देखिए कि जो जितने भी अमेरिका विरोधी या सरकार की आलोचना करने वाले सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक कर देना, उनकी आवाज को दबा देना और फिर उसके बाद उसका कोई जवाब भी नहीं मिलना, किसी स्तर पे उसका कोई निर्णय नहीं होना। तो ये स्थितियां सिर्फ कोई ब्रिक्स का, कोई टेक्नोलॉजी का, कोई डिजिटल का, कोई नेशन का, कोई जो आपसी सौहार्द या जो वो सब उनको दबाव डाल करके और खत्म कर रहे हैं। और ये ट्रंप की नीति के कारण ही भारत में जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो सार्क संगठन उभरे थे और वो उनमें एक सौहार्द बना था और कहीं यूरोपियन यूनियन की तरह का एक साझा कोई मोर्चा आगे संभव था, उस चीज को भी वो संकट में डाल रहे हैं। क्योंकि कभी अमेरिका कभी चीन को थपकी देता है, कभी पाकिस्तान को थपकी देता है, कभी भारत को। तो आप ये देखिए कि ये सारे हालात एक इस तरह के मोड़ पर हमें ले आए हैं जहां भारत के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और उसमें एक विभाजित विखंडित राष्ट्रीय नेतृत्व जो है, एक लड़ता हुआ नेतृत्व है, वो अमेरिका से नहीं लड़ सकता। इंदिरा गांधी इसलिए नहीं लड़ पाई थी निक्सन से कि वो कोई कांग्रेस की एक उद्धत नेता थी और अकेली मनमानेपन पर चल रही थी। वो इसलिए लड़ पाई थी कि उन्होंने समूचे विपक्ष को साथ लिया था और उसको साधा था। उनके राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की जो एक क्रांति लेकर के आगे बढ़े थे, उन जैसे नेता को विश्व में भेजा था। तो ये सारी स्थितियां जो हैं ये हमें एक नई चुनौती के लिए तैयार करती हैं और सरकार के सामने एक नई दिशा रखती हैं।